सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आज हम पुनः एक बार एक टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से आप लोगों को ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आप लोगों की वजह से, आप लोगों की तरफ से हम लोगों को भी बहुत सारा प्यार मिलता रहे। बस इसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले आप ध्यान से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, क्योंकि घंटी दबाने से आप सब लोगों को पता है ऑल पर क्लिक करने से क्या होगा, सारी की सारी जितने भी आपकी लाइव क्लासेस हैं वो सारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगूंगा। उस दिन थोड़ा जल्दी होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। NH3 की इसको NH3 लिख दिया था मैंने, आप उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, उसकी जगह NO3 आएगा। ये एक्चुअल में जल्दी में मिस्टेक हुई थी, क्योंकि आसपास बच्चे हैं वो सुबह उठ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, तो फिर अच्छे से लाइव क्लास हो नहीं पाती है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप आशा करता हूँ मेरी छोटी सी गलती को आप लोग क्षमा कर देंगे। तो ये NH3 नहीं था, ये तो अमोनिया होता है। हालांकि मैंने शुरुआत में बताया भी था कि NH4 अमोनियम है तो NH3 अमोनिया है, लेकिन वो गलती से बताने के बाद लिख दिया। होना क्या था, NO3 यानी नाइट्रेट। इसको हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये लिखने में हो गई थी ये प्रॉब्लम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक है हमारा, मैंने उस दिन यौगिक तो बता दिया था आप लोगों को। अब मैटर, मैटर का मतलब समझते हैं आप, द्रव्य। द्रव्य के गुणों की बात करते हैं हम, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट लगेगा आपको समझने में, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, लेकिन सवाल बड़े शानदार बनते हैं इस पर। द्रव्य अर्थात मैटर। मैटर की 2 क्वालिटी होती है। पहली बात, पहली चीज़, एक तो उसमें द्रव्यमान होता है, ये बात रट लो आप लोग। मैटर में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मैटर में द्रव्यमान होता है अर्थात उसमें कुछ न कुछ हिस्सा। अच्छा, एक इसको आप प्रैक्टिकली, हम छोटे बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं ना, एक तराजू लेते हैं, तराजू में एक तरफ एक गुब्बारा बांध के लटका देते हैं और एक तरफ दूसरा बांध के लटका देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। उसके बाद जब एक तरफ का गुब्बारा फोड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि ये गुब्बारा वापस कहाँ चला जाता है, ये ऐसे करके ऊँचा हो जाता है हल्का, और जबकि ये वाला गुब्बारा भारी हो जाता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हवा में भी भार है। हाँ, हवा सबसे हल्की मानी जाती है, हवा में भी उसका द्रव्यमान है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसमें द्रव्यमान होगा, ये मैटर की प्रॉपर्टी है, ये द्रव्य का गुण है। ठीक है, मेरे अंदर भी भार होगा। दूसरा, वस्तु स्थान घेरती है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये 2 चीज़ें, या एक तो द्रव्यमान होता है, द्रव्य, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और दूसरा स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। ये 2 गुण होते हैं दुनिया में। ये 2 गुण सभी में मिल जाएंगे, पानी, हवा, है ना, ठोस, द्रव, गैस, सब में मिल जाएंगे। स्थान घेरता है, द्रव्य हमेशा स्थान घेरता है। तो ये भाई ये 2 चीज़ें तो हैं ही। आपको ये आत्मा की बात करें तो वो तो भाई हम लोगों ने देखा नहीं, तो वो तो हो सकता है उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी ना हो, तो हम कह सकते हैं वो मैटर नहीं है। एनर्जी में ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन मैटर में तो होती है। हमने तो यही पढ़ा है कम से कम कि मैटर में ये प्रॉपर्टी होती है। तो जब मैटर में ये प्रॉपर्टी होती है तो भाई ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मटेरियल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। मटेरियल के क्लासिफिकेशन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके क्लासिफिकेशन को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है भौतिक, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, और दूसरा जो भाग है वो है रासायनिक विभाजन। सिर्फ समझने की दृष्टिकोण से हमने इसको ऐसा किया है, क्योंकि इससे आसानी से समझ में आ सकता है। वैसे तो इसके कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया तकनीक है। तो देखिए, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन में देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं भाई। इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं, भौतिक विभाजन या भौतिक परिवर्तन। क्या, ठोस, कोई भी पदार्थ ठोस रूप में होता है। दूसरा, द्रव, कोई भी पदार्थ द्रव रूप में होता है। तीसरा, गैस, कोई भी पदार्थ गैस रूप में हो सकता है। अर्थात जब पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहेंगी तो उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक,
रासायनिक परिवर्तन, इसको दो भागों में बांटते हैं, प्योर यानी कि शुद्ध और अशुद्ध। ठीक, अब यहां से देखिए शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर, एक तो हो गया प्योर, एक हो गया इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किस रूप में हो सकते हैं? तत्व के रूप में हो सकता है, यौगिक के रूप में हो सकता है। यौगिक ये भी शुद्ध होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जो अनुपात वही रहेगा। और अशुद्ध पदार्थ किस रूप में होता है? अशुद्ध पदार्थ विलयन के रूप में होता है, जिसको हम लोग मिश्रण कह देते हैं। मिश्रण इसकी बात करेंगे आराम से। मिश्रण, सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन का मतलब ठोस, मैंने आपको बता दिया, ठोस के कण पास पास होती हैं। ठीक है, पास पास होने की वजह से इनकी गतिज ऊर्जा लगभग नगण्य होती है। एक इसका साइज फिक्स होता है, दूसरा इसका आयतन फिक्स होता है, दोनों ही चीज, सब कुछ फिक्स होती है इसकी। द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है, और इसमें कुछ गतिज ऊर्जा भी होती है। द्रव का गुण हमेशा बहने का होता है, गैस का गुण भी बहने का होता है, लेकिन ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसकी आकृति निश्चित होती है। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। इसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, गतिज ऊर्जा कम, थोड़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सिंपल। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर, द्रव और गैस को मिलाकर हम लोग बोलते हैं तरल। तरल मतलब ऐसे पदार्थ जो बहते हैं। तो भाई द्रव भी बहता है और गैस भी बहता है, तरल। मैंने आप लोगों को ध्यान होगा उष्मा वाले चैप्टर में बताया था कि तरल में कौन सा गुण होता है? कन्वेक्शन का गुण होता है, यानी संवहन का गुण होता है। ये तरल का स्पेशल गुण है। तो तरल का मतलब गैस और द्रव दोनों में ये गुण पाया जाता है। चलिए, अगर इस तरह का कोई परिवर्तन हो तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना, पानी का बर्फ़ में बदलना, या जलवाष्प में बदलना, भाप में बदलना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भौतिक विभाजन के अंदर, ये भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाती है। इसमें कुछ नया नहीं बनता है, कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो चलिए, इनकी तो बात छोड़ते हैं, ये ख़त्म कहानी, इसको भूल जाइए। अब आप इस पर बात करते हैं। असली चीज़ हमारी रासायनिक विभाजन की है। रासायनिक विभाजन का शुद्ध फॉर्म होता है तत्व। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण H2, एक ही पदार्थ, O2, N2, Cl2। अर्थात जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। यौगिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से, अब आप कहोगे ये तो दो है, तो मतलब अगर H3 हो जाए तो फिर वो यौगिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो एक निश्चित संयोग से बना हो, यौगिक कहलाता है। उदाहरण H2O, इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं जो 2:1 में हैं। आप कभी इसको H3O नहीं लिख सकते, जिंदगी भर H2O ही रहेगा। जैसे C6H12O6, ये 1:2:1 में है। ग्लूकोज का सूत्र है, इसमें 3 प्रकार के परमाणु हैं। पहले प्रकार का है कार्बन, दूसरे प्रकार का हाइड्रोजन, तीसरे प्रकार का ऑक्सीजन। तो आप इसका परिभाषा दे सकते हैं बढ़िया से। क्या परिभाषा दे सकते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, परमाणुओं से एक निश्चित संयोग में, एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। देखा जाए तो हमारी प्रकृति में दुनिया भर के यौगिक हैं। तत्व तो हैं ही, लेकिन यौगिक भी। तत्व का मतलब भाई तत्व शुद्ध अवस्था में होते हैं। ये जितनी भी अपनी बायोमोलिकुलर गैसेज होती हैं, इसके अलावा जितने भी मेटल होते हैं, वो सारे तत्व होते हैं। जबकि यौगिक, अच्छा यौगिक भी शुद्ध होते हैं, क्योंकि ये निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जबकि अशुद्ध रूप में तो मिश्रण, अगर मिश्रण दो पदार्थों का है तो एक घोलने वाला और एक घुलने वाला हो सकता है। यानी एक विलायक हो सकता है, विलायक, और एक क्या होगा? विलेय, उसमें घुलने वाला, विलेय। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन। जिसमें मात्र दो ही पदार्थ हों उसको तो विलयन। अच्छा, दो से अधिक होते हैं तो फिर वो मिश्रण, तो फिर मिश्रण ही होता है। अब इसको मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, एक बार फिर से दोबारा थोड़ा सा रिवाइज किया। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण। जब पदार्थ की एक ही प्रकार की अवस्था संभव हो, सब में एक ही प्रकार की अवस्था हो, तो वो तो मिश्रण क्या कहलाता है? सममांगी। जैसे चीनी पानी मिला दो आप, सारा का सारा लिक्विड हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सममांगी। जबकि विषममांगी क्या होता है? पदार्थ की दो या दो से अधिक भौतिक अवस्थाएं मिलती हैं। जैसे आप चॉक पाउडर को पानी में घोल दीजिए तो ठोस और द्रव, ये दोनों ही आपको अवस्थाएं दिखाई देंगी। जो चॉक पाउडर होगा तो ठोस रूप में दिखाई देगा, जबकि पानी जो होगा वो लिक्विड की फॉर्म में दिखाई देगा। इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कह देते हैं? विषममांगी, यानी हेट्रोजीनस।
तो अब एक चीज़ और बता दूं, अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला विलयन होगा सत्य विलयन, जैसे चीनी पानी, जो विलय के कण होंगे अत्यंत छोटे होंगे, जबकि दूसरे होते हैं थोड़े बड़े कण वाले, यानी कि हम जिसको बोल देते हैं क्या, कोलाइडल विलयन। और तीसरे जो कण होते हैं वो होते हैं निलंबक। निलंबक का मतलब समझते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, आंखों से ही दिखाई दे जाएंगे। इसके ऊपर मैं अलग से क्लास लूँगा आप लोगों की, बड़े इसमें वो है। तो ये तो सिंपल था, बेसिक सा था। आज मैं आपको स्पेशली बात करूँगा ऑक्सीकरण और अपचयन की। जो ऑक्सीकरण और अपचयन की मूल धारणा मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा ध्यान से, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण की कुछ विशेष परिभाषाएं हैं जिसके अनुसार हम इसको परिभाषित करेंगे, और ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। तो देखिए, ऑक्सीकरण की पहले परिभाषा सुन लीजिए। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन आप बताइए क्या है? नेगेटिव पदार्थ है। नेगेटिव पदार्थ जब किसी से जुड़ता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब नेगेटिव पदार्थ किसी से जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा बनी ना। तो दोनों चीज़ें बनी, ध्यान से देखना। किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ के साथ विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणी पदार्थ है। तो अगर ऑक्सीजन की जगह अन्य कोई विद्युत ऋणी पदार्थ भी जुड़ जाए तो भी ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, आप देखिए कोई भी अगर विद्युत ऋणी पदार्थ जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का बाहर जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से किसी का ऑक्सीकरण अंक बढ़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। किसी की धनात्मक संयोजकता बढ़ना भी ऑक्सीकरण, क्योंकि धनात्मक तभी बढ़ेगी ना जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किसी की धनात्मक संयोजकता बढ़ना भी ऑक्सीकरण अंक के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, किसी उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन हो जाना भी ऑक्सीकरण होता है। हजारों तरह के प्रश्न बनते हैं इस पर। एग्जामिनर के अगर मूड में आ गया ना तो एग्जामिनर आपको इन सभी कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रश्न बनाकर देगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण की सही परिभाषा है, बता दो अब। तो ऑक्सीकरण की सही परिभाषा को वो इस तरह से परिभाषित कर सकता है। अब 4-5 आपको स्टेटमेंट दे देगा, फिर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले एक प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, 2-3 चीज़ें बता दूं, ताकि आप लोगों को ये भूले ना कभी, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए, मैंने उस दिन आपको Fe2 पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिया था, अर्थात इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। एक और उदाहरण लिखता हूँ। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर हम जिंक से करा दें, आपके पास जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। सुनना ध्यान से जरा, यहाँ से सारी परिभाषाएं आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहीं से, इन्हीं दोनों उदाहरणों से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। किसी भी पदार्थ का ये हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, मैं वो ट्रिक भी आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया था जब कोई पदार्थ छोटा होता है और जब वो उसके साथ कोई चीज़ रिएक्शन करती है और वो बड़ा हो जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। मुझे कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी लगी, ये हमारे शशि सर ने बताया था, बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट है। तो आप जरा इस चीज़ को बहुत गहराई से फॉलो करना, जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ। किसी भी पदार्थ के साथ पहली परिभाषा क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। दूसरी इसकी परिभाषा क्या है? किसी विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखिए, जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया है, तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ है। विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या निकलना? बाहर निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण। किसी के धनावेश में वृद्धि होनी, देखो धनावेश में वृद्धि हो रही है तो धनावेश में वृद्धि होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़, किसी की धनात्मक ऑक्सीकरण अंक में भी वृद्धि होना, एक ही बात है। धनात्मक ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्योंकि धनात्मक आवेश में अगर धनात्मक ऑक्सीकरण अंक में अगर वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो यही कॉन्सेप्ट होती है। अब इससे रिलेटेड आपको प्रश्न बहुत सारे दे सकते हैं। फेरस का फेरिक में बदलना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या? ऑक्सीकरण होता है। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट निम्नलिखित में से ये ऑक्सीकरण में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑक्सीकरण के लिए सत्य कथन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
4 स्टेटमेंट आपके सामने है, इनमें से केवल मात्र एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करेंगे। इतना तो भाई बताने के बाद तो इतना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि जब ऑक्सीकरण से उल्टा उल्टा करें, ऑक्सीकरण से उल्टा उल्टा करें तो क्या होगा? अपचयन होगा। यानी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था ना, ऑक्सीजन का अलग होना, विद्युत ऋणी पदार्थ का अलग होना, विद्युत धनी पदार्थ का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये सारी चीज़ें, अच्छा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अपचयन के अंतर्गत आती है। कई बार रिएक्शन देकर प्रश्न पूछ लेता है। मान लीजिए आपको उसने ये रिएक्शन दे दी और रिएक्शन देने के बाद में वो बोल दे कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, और आपके पास वो कथन दे दे। पहला कथन दे दे कि कॉपर सल्फेट का अपचयन हुआ है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, और कॉपर सल्फेट का अपचयन हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। जिंक भाई का ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि इसके साथ एक विद्युत ऋणी पदार्थ जुड़ गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इधर लेफ्ट वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और राइट वाला नेगेटिव होता है। ऐसे करके देख लिया करो। और सल्फेट मैंने आपको बता भी दिया था कि भाई सल्फेट एक्चुअल में क्या होता है। तो इस तरह से पूछ सकता है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट हो गया जिंक सल्फेट में मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है। अच्छा, एक और चीज हो सकता है, ये रिडॉक्स प्रकार की रिएक्शन है, ये भी सही है। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट हो गया कि रिडॉक्स प्रकार की रिएक्शन है, तो बिल्कुल सही है। एक हिस्से का तो रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन, अर्थात एक हिस्से का अपचयन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से एक रिडॉक्स अभिक्रिया भी हो गई, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो चौथा आपको उसको देना ही पड़ेगा ना, उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह भी प्रश्न हो सकता है। अच्छा, एक और चीज बनती है, इस अभिक्रिया को देखने से महसूस होता है कि जिंक कॉपर सल्फेट से ज़्यादा क्रियाशील है, मतलब कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो अब क्रियाशीलता की जब बात चली ही है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जिससे हम इसको क्रियाशीलता को याद कर सकते हैं। क्रियाशीलता को याद करने का एक बहुत ही प्यारा ट्रिक है। कालू नाम का माली, कालू नाम का माली आलू जरा फीका, आलू जरा फीका पकाता है, पीबी प्लम्बम पकाता है। कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है। कौन है? आगे आओ। कौन है मतलब इसके नीचे आ जाएगा कॉपर। कौन है? आगे आओ। ये मरकरी है भाई। कौन है? आगे आओ। ले जी। क्रियाशीलता का घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये इसी ट्रिक के साथ आप आराम से याद कर सकते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ आ जाए, काफ़ी हद तक आपको ये हेल्प करेगा। फलाना ढीमके से क्रियाशील है कि नहीं, जैसे कोई कह दे सबसे क्रियाशील कालू नाम का, सॉरी कभी कभी हो जाता है, कालू नाम का माली। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये कैल्शियम है भाई, Ca फॉर कैल्शियम। तो अब देखना ध्यान से क्या होता है कि पोटेशियम सोडियम। अब कोई ये पूछ ले निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, साफ साफ दिखाई दे रही है पोटेशियम। क्या सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? Au मतलब सोना, औरम, है ना। तो इसी तरह से वो आपको दे दे निम्नलिखित श्रेणी में से, मतलब आपको दे दे कि कॉपर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये आ जाएगा। क्या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक में से, ये आ जाएगा। क्या जिंक और आयरन में से, जिंक आ जाएगा। आप देख लो जिंक और कॉपर में से जिंक क्रियाशील है। आपको रिएक्शन वो इस तरह से दे सकता है, मतलब कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन ऐसे दे देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। और उसके बाद में वो क्या करेगा कि रिएक्शन भी बना देगा, है ना, इस तरह से। अब यहां पर क्या लिख देगा,
ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बना देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि उपरोक्त में से बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, और 4 ऑप्शन भी आपको लिख देगा। पहले ऑप्शन में लिख देगा कॉपर सल्फेट, दूसरे ऑप्शन में लिख देगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, कुछ भी लिख सकता है। तीसरे ऑप्शन में लिख देगा दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, और चौथे ऑप्शन में लिखेगा रिएक्शन नहीं होगी, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे और रिएक्शन नहीं होगी, इस तरह से लिख देगा। अब आप बताइए इसमें क्या होगा। अब आप श्रेणी देखिए, क्या जिंक से वो रिएक्शन तो तब होगी ना जब ये चीज़ जिंक से ज़्यादा क्रियाशील होगी। रिएक्शन कहाँ से होगी? जब हमें पता है जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है तो रिएक्शन कैसे होगी? ये तो खुद ही क्रियाशील है भाई, सीधी सी बात है। आप किसी कुर्सी पे बैठे हो और कोई पहलवान आदमी आके और आपको कुर्सी पे उठा के बैठ जाए, तो अब आपकी हिम्मत होगी क्या कि उसको उठा के कह दो भैया मेरी कुर्सी यार छोड़ दो? ऐसा तो होता नहीं है। तो भाई जिंक तो वैसे ही ताकतवर था और इसने सल्फेट से क्रिया कर ली थी, है ना, तो इस वजह से ये तो क्रिया होने वाली नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि क्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये इसका आंसर हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो इस तरह के सवाल आप इस सीरीज से आराम से याद कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज पता हो तो आसानी से हल हो सकता है। कालू नाम का फॉर कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, Fe मतलब फेरम आयरन, फिर प्लम्बम यानी लेड, फिर उसके बाद Hg का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, हाइड्रोगारियम यानी पारा मरकरी, फिर उसके बाद क्यूप्रम यानी कि कॉपर, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद Ag अर्जेंटम यानी कि सिल्वर, और फिर उसके बाद Au यानी गोल्ड। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये भी मैंने कहीं से देखा था, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, लेकिन बड़े फ़ायदा पहुंचाती है आप लोगों को। इतना शानदार ट्रिक है ये कि मैंने तो आज तक इसी से सारे के सारे ये याद किए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया से समझ में आता है ये सारा का सारा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील होगा, नीचे वाला कम क्रियाशील होगा। तो इस तरह से आप सीरीज़ के अवरोहण से रिएक्शन को समझ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, जो मैं हिंदी में, हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए बना रखा है, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप सब लोगों को एकदम बढ़िया से हिंदी में बताएंगे इस चीज़ को। तो आज की मैं क्लास यहीं कंक्लूड करता हूँ। आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे, सदैव आनंदित रखे, और आप इस तरह से डेली नॉलेज लिया करें। बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार।